वेलकम बैक बच्चों, डीडीसीसी पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपनी बातों को विराम दिया था। हम लोगों ने बात ये की थी कि चूँकि सब्जेक्ट नया है और इस नए सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे सामने कई सारे नए टर्म्स भी हैं और उन टर्म्स में से एक दो टर्म्स की बात भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी। अब मैं चाहता हूं कि दोबारा नए सिरे से हम लोग शुरू करें उन टर्म्स के बारे में बात करना, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म मेरे हिसाब से है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन वो एक्टिविटी है बिजनेस की जिस एक्टिविटी के बाद हम लोग अकाउंटिंग शुरू करते हैं। तो अगर हम चाहें अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो इनको टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनमें मनी वैल्यू इंक्लूडेड है और ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनकी कोई भी मनी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे किसी से मिलना, किसी से बात करना, ये भी व्यापार का एक ट्रांजैक्शन है। बट इट कैन नॉट बी अकाउंटेड बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी मॉनेटरी वैल्यू। और जब मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो फिर हम इनको चाहे तो दो भाग में फिर से बांट सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जिस ट्रांजैक्शन में मॉनेटरी तो है लेकिन उसमें कैश भी इन्वॉल्व है, जबकि दूसरा ट्रांजैक्शन वो होगा जिसमें मॉनेटरी तो है लेकिन उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। या तो उस समय कैश इन्वॉल्व नहीं है या फिर कैश बाद में इन्वॉल्व होगा। ऐसी कोई परिस्थिति होती है जिनमें हमारा ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इफ़ वी आर सेलिंग अ गुड फॉर कैश, दैट इज़ अ कैश मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। But if we are selling a good on credit, so this is a transaction, this is a monetary transaction, but this is not a cash transaction. In this transaction, no cash movement is happening. तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। और सबसे बेहतर एग्जांपल इसका हम लोग डेप्रिसिएशन को भी ले सकते हैं। डेप्रिसिएशन तो एक ऐसा नॉन कैश एक्सपेंस है जिसमें कैश आता ही नहीं है। कैश एक एसेट है और डेप्रिसिएशन एक एसेट से रिलेटेड है लेकिन कैश से रिलेटेड नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि एक ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ये हो गया हमारा एक टर्म। अब आगे चलते हैं अगले टर्म पे। तो अगले टर्म के लिए हमें न्यू स्लाइड पे देखते हैं। एक और टर्म है जो हमें मिला है अपने सब्जेक्ट के साथ तोहफे में। दैट टर्म इज कैपिटल। इन हिंदी वी कॉल इट पूंजी। अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो कैपिटल एक लायबिलिटी फॉर बिजनेस, ये भी व्यापार के लिए एक लायबिलिटी है, अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस। और अगर हम देखें तो कैपिटल क्या है, वास्तविकता में कैपिटल क्या है? ओनर्स फंड। ओनर्स फंड गिवन टू बिजनेस। व्यापार को मिला स्वामी का पैसा है। पूंजी क्या है? तो मालिक के द्वारा बिजनेस में लगाई गई वो धनराशि जिस पे हमको बिजनेस एक नियमित टाइम पे उसको रिटर्न भी उसका देता रहेगा। और रिटर्न ऑन दिस कैपिटल, दिस लोन, रिटर्न ऑन दिस लोन। किस लोन की बात कर रहे हैं? वो लोन जो ओनर के द्वारा दिया गया है, दैट इज कैपिटल। इस पे जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? आई एम श्योर यू गाइज आर वेल अवेयर ऑफ दिस वर्ड, प्रॉफिट।
यही शब्द कहलाता है प्रॉफिट। तो कैपिटल से हम लोग, कैपिटल के बारे में और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। कैपिटल बिजनेस को स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग पॉइंट पे ओनर के द्वारा लगाया गया पैसा होता है, और कभी कभी कैपिटल ड्यूरिंग द बिजनेस भी लगाया जाता है, जो कहलाता है एडिशनल कैपिटल। और कभी कभी हम लोग इस, जैसे एडिशनल कैपिटल हमारे पुराने कैपिटल को ऐड ऑन करेगा। हमारा कैपिटल अगर 1 लाख रुपए था और मैंने 20,000 रुपया और कैपिटल लेके आया है, तो हमारा कैपिटल टोटल कितना हो गया? 1,20,000। मतलब कि हमारा कैपिटल बढ़ गया, मतलब कि बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है। तो जब भी एडिशनल कैपिटल बिजनेस में आता है तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ती है। फिर एक और टर्म आएगा आपको इसी कैपिटल से रिलेटेड, वो टर्म है ड्राइंग्स। इनको हिंदी में, हिंदी शब्द में बताते चलता हूँ, हिंदी मतलब, ताकि आपको थोड़ी आसानी हो। इनको हिंदी में कहते हैं आहरण। ड्राइंग्स क्या करती हैं? तो ड्राइंग्स हमारे कैपिटल को कम करती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ओनर हूँ किसी कंपनी का और मैंने अपने कंपनी को 1 लाख रुपया दिया है एज अ कैपिटल, और मैंने उसी कंपनी में से 10,000 रुपया निकाल लिया। तो अब कंपनी के पास मेरे लोन यानी कैपिटल के रूप में कितना कर्ज बचा हुआ है? तो 1 लाख रुपए में से अगर 10,000 रुपया निकल गया है तो कंपनी के पास 90,000 रुपया लोन के रूप में पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ड्राइंग्स जो होती हैं वो हमारी लायबिलिटी, मतलब कंपनी के लिए जो लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, जो कैपिटल जिसकी बात कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स इस लायबिलिटी को क्या करता है? कम। जिस तरीके से एडिशनल कैपिटल रूपी लायबिलिटी को बढ़ा रहा था, उसी तरीके से ड्राइंग्स हमारे इस कैपिटल रूपी लायबिलिटी को क्या करते हैं? कम करते हैं। ओके, one more term is defined. Now the next term is asset. Asset, in Hindi we call it संपत्ति। एसेट शब्द का मतलब अगर हम जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एनीथिंग, एनी प्रॉपर्टी ओन्ड बाई बिजनेस, और एनी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस। और किसी चीज़ को हम ओन कैसे करते हैं? हम किसी चीज़ का ओन का मतलब होता है कि उसका मालिक बनना। बिजनेस अगर किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक बनता है तो वो कहलाता है उसका ओनर। तो किसी चीज़ का मालिक बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है पेमेंट। मतलब कि अगर मैं किसी चीज़ को खरीदना चाहता हूँ तो मुझे उसके कीमत के बराबर का मूल्य पेमेंट करना होगा, तब जाके मैं, ये जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, जो संपत्ति किसी और की थी, मैंने उसको पैसा दिया, वो संपत्ति मेरी है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कब पॉसिबल है? ओनली एंड ओनली व्हेन आई मेक पेमेंट और आई मेक प्रॉमिस ऑफ पेमेंट। मैं उससे वादा करूँ कि भाई देखो मैं तुमको आज तो नहीं दे पा रहा हूँ, बट इन कमिंग डेज आई विल मेक योर पेमेंट। ओके, तो एसेट के बारे में ये बातें निकल के सामने आई। अब देखिए हमारे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एसेट्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। देयर आर डिफरेंट बेसिस, ऑन दैट बेसिस वी क्लासीफाई एसेट्स सेवरल टाइम एंड इन सेवरल वेज। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एज अ बिगिनर मैं आपके साथ एसेट्स को सिर्फ 2 भाग में बांटना चाहूँगा। कंपनी में एसेट 2 प्रकार के होते हैं मूलतः, बेसिकली अगर हम बात करें तो एक कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको मैंने खरीदा है, किस लिए? टू यूज फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब व्यापार में इस्तेमाल करने के लिए मैंने कुछ एसेट्स खरीदे हैं। और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको मैंने परचेज्ड टू सेल, मैंने उन्हें सिर्फ बेचने के लिए ही खरीदा है। तो दीज आर कॉल्ड गुड्स फॉर द कंपनी। जिस भी बिजनेस की बात कर रहे हैं उसका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लिए कॉमन नाम आपको मिलेगा अकाउंट्स में, गुड्स।
अगर कोई कार मैन्युफैक्चरर है तो कार उसके लिए गुड्स है, कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है, या स्टॉक भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों एसेट्स हैं, लेकिन ये एसेट है जो मेरे पास मैंने इसको खरीदा है इस्तेमाल करने के लिए और इसको बेचने के लिए। तो इन एसेट्स के लिए जब भी हम कहते हैं तो इन एसेट्स की विशेषता क्या है कि नो पर्टिकुलर लेजर ऑफ द नेम, मतलब गुड्स के नाम से हम कोई भी लेजर नहीं बनाते हैं। ठीक। दूसरी बात, हम इनके लिए अलग से परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट इज बीइंग क्रिएटेड टू शो द मूवमेंट्स ऑफ these type of assets which are purchased to sell। अगर हम उस एसेट को खरीद रहे हैं तो हम परचेज अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर उस एसेट को बेच रहे हैं तो हम सेल्स अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ठीक इसका उल्टा, हमारे वो एसेट्स जिनको हम लोगों ने खरीदा ही सिर्फ इसलिए है ताकि उनका हम व्यवसाय में इस्तेमाल कर सकें, तो उन एसेट्स के लिए पर्टिकुलर लेजर विथ द एसेट नेम, जिस भी संपत्ति की मैं बात कर रहा हूँ उस संपत्ति के नाम से हम एक पर्टिकुलर लेजर बनाते हैं, और इनकी परचेज पे हम एसेट अकाउंट को, उस एसेट अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और इनकी सेल पे हम सेम एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऐसे एसेट्स जिनको खरीदा गया है बेचने के लिए, उनके इफेक्ट्स को दर्शाने के लिए हम लोग 2 अकाउंट एक्स्ट्रा बनाते हैं, दैट इज़ परचेज एंड सेल्स अकाउंट। लेकिन जिन एसेट्स को हम लोगों ने यूज़ करने के लिए किया है, परचेज किया है, उन एसेट्स के लिए हम लोग सिंपल एसेट अकाउंट बना के ही काम चलाते हैं। तो ज़्यादा डीप में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, जितना बताया मैंने उतने को ध्यान से सुनिए, और अगर पॉसिबल हो तो नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक। एसेट्स क्या है, ओन्ड बाय बिजनेस, पेमेंट मेड और प्रॉमिस ऑफ पेमेंट मस्ट बी मेड इफ यू वांट टू ओन एनी एसेट। अगली जो हमारी है, अगला जो टर्म, जिस टर्म की मैं बात करने वाला हूं, दैट इज लायबिलिटी। ये जो लायबिलिटी टर्म है, इसका मतलब है, लायबिलिटी का मतलब हिंदी में होता है दायित्व, ऑब्लिगेशंस टू बी पेड बैक, जिनको हमें वापस करना है, जिनका भुगतान हमें करना है। लायबिलिटीज़ के रूप में अगर हम लोग देखें तो मैंने क्या बोला कि लायबिलिटीज़ वो है जिनको हमें वापस करना है। ऐसे कोई भी पेमेंट्स, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया बैंक लोन, मैंने बैंक से कर्ज लिया है, तो ये बैंक लोन जो है वो मुझे आज नहीं तो कल मुझे उसको वापस करना है, इसीलिए बैंक लोन हमारी एक प्रकार की लायबिलिटी है। अगर हम चाहें तो लायबिलिटीज़ को 2 भाग में फिर यहाँ पर भी बांट सकते हैं अपनी सहूलियत समझ के लिए। एक को कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, और एक हो जाएगी हमारी इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो होती है व्हेन द सोर्स ऑफ लायबिलिटी इज एन आउटसाइडर, जब कोई व्यापार के बाहर का व्यक्ति हमें
फंड उपलब्ध करा रहा होता है, तो उससे जो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है वो होती है हमारे लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जबकि इंटरनल लाइबिलिटी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया, ऐसा लाइबिलिटी जो हमारे बिजनेस के अंदर का व्यक्ति दे रहा है, हमारा ओनर दे रहा है, जैसे कि कैपिटल। तो कैपिटल एक प्रकार की इंटरनल लाइबिलिटी है, और बाकी अदर लाइबिलिटीज जैसे बैंक लोन हो गया, हम लोगों ने किसी से उधार माल खरीदा है, वी हैव परचेज्ड गुड्स फ्रॉम समवन एंड हैवंट मेड द पेमेंट येट, तो ऐसे लोग हमारे लिए कौन होंगे? क्रेडिटर्स, वो लोग जो हमसे पैसा लेने वाले हैं, इनको हिंदी में कहते हैं लेनदार। इन पर भी बात हम करेंगे स्पेशली, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जो हमें पैसा देने वाले लोग होते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं देनदार। ये वो लोग होते हैं, ये एक प्रकार की एसेट की कैटेगरी का नाम है, और ये क्रिएटेड बाय क्रेडिट सेल। जब हम लोग कभी किसी व्यक्ति को उधार सामान बेचते हैं तो हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं। डेटर्स वो लोग होते हैं जो हमें भविष्य में आने वाले समय में पैसा देने वाले होते हैं, इसीलिए इनको एसेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और इन्हीं डेटर्स से जुड़ा हुआ एक और नाम है जो आपके सामने आएगा, बैड डेब्ट्स। इसको बोलते हैं डूबंत ऋण। ऐसा मेरा देनदार जो कि अब पैसा मेरा वापस करने की हालत में नहीं है, उनको हम लोग कहते हैं बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट एक प्रकार का लॉस होता है, ज़रूर लिखिए इस चीज़ों को, इस चीज़ को कि बैड डेब्ट एक प्रकार का लॉस होता है, और ये एक ऐसा लॉस है जो कि मेरे किस एसेट को, इट लॉस हमेशा हमारे एसेट्स को डिक्रीज करता है, इस बात को ध्यान में रखें आप लोग। इट डिक्रीजेज द एसेट। कौन सा एसेट? तो डेटर्स, ठीक है। ये हो गए आपके डेटर्स। अब अगर हम यहीं पे चाहें तो बात कर सकते हैं, क्रेडिटर्स की बात करें तो अभी जो हम लोगों ने लायबिलिटी के एग्जांपल में क्रेडिटर्स को लिया था, तो क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो लोग हमसे पैसा लेने वाले होते हैं, ठीक। ये क्या है? एक प्रकार की लायबिलिटी है। और क्रेडिटर क्या है? तो ये दीज आर क्रिएटेड बाय क्रेडिट परचेज। इनका क्रिएशन, इनका जन्म एक उधार क्रय के समय पे होता है। जब हम लोग किसी व्यक्ति से, किसी फर्म से हम लोग सामान खरीदते हैं और उसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर्स तैयार होते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। जिस तरीके से डेटर्स और क्रेडिटर्स को हम लोगों ने कंपेयर किया था एक साथ, उसी तरीके से एक्सपेंस और रेवेन्यू को भी अगर हम लोग चाहें तो एक साथ कंपेयर करें तो बेहतर होगा। एक्सपेंस क्या होता है? इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं अपने शब्दों में कि मूवमेंट ऑफ कैश आउटसाइड द बिजनेस। व्यापार से जब पैसा बाहर की तरफ जा रहा होता है तो हम लोग इसको एक नाम दे सकते हैं, क्या? एक्सपेंस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? व्यय। आप यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना के भी देख सकते हैं। जब हमारा पैसा बिजनेस से बाहर की तरफ निकल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। ये हमें पीरियोडिक ओनरशिप दे सकता है। हम किसी सर्विस को पाने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, दैट इज टू गेट अ सर्विस। मतलब कि
हम लोग किसी चीज़ का मालिक तो नहीं बन सकते हैं एक्सपेंस खर्च करके, लेकिन हम लोग उस चीज़ को थोड़े समय के लिए उसका मालिक, जैसे मान लीजिए कि मैं इस कमरे में पढ़ा रहा हूँ आपको और ये कमरा मैंने 1 महीने के लिए रेंट पे लिया है, तो 1 महीने तक मैं इसका आंशिक मालिक हूँ, मैं इसमें जो भी चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। 1 महीने के बाद हमारा जो पेमेंट मैंने किया है वो पेमेंट पूरा हो गया, तो मैं अब इसका मालिक नहीं रहूँगा, फिर पेमेंट करूँगा, फिर इसका मालिक मैं आगे हो जाऊँगा। रिवेन्यू क्या होता है? ये होता है आगम। व्यापार में पैसा जब भी कहीं से आ रहा होता है तो हम कहते हैं इसको रिवेन्यू। अगर हम चाहे तो इसके लिए भी 2-4 शब्द लिख लेते हैं, मूवमेंट ऑफ कैश टुवर्ड्स द बिजनेस। टुवर्ड्स द बिजनेस, व्यापार की तरफ आने वाला धन, वो मूवमेंट हमारा जो है वो कहलाता है रिवेन्यू। और ऑल रिसिप्ट्स, पैसा पाने का जो भी साधन है वो सब हमारे रिवेन्यू के अंतर्गत ही आएंगे। तो इन शब्दों से आपकी पहचान कराने का प्रयास मैंने किया था आज की वीडियो में, और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो आगे आते रहेंगे और हम लोग आने वाली वीडियोस में इन पे बात करते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप लोग वीडियोस देखने के साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो नोट्स भी बनाएं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए कंटेंट के साथ। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक बात और मैं बार बार कहना भूल जाता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और अपने दोस्तों को जो भी कॉमर्स से जुड़े हुए लोग हैं उनको ज़रूर आप शेयर कीजिए, ताकि, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना कभी ना भूलें। अगर आपको लगता है कि मुझे इन वीडियोज़ में कुछ और चीज़ों को ऐड करना चाहिए, कुछ चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, या फिर बाय मिस्टेक मैं अगर लाइव वीडियो बना रहा हूँ कुछ मिस्टेक्स अगर मुझसे हो रही हैं, तो प्लीज़, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे मित्र हैं, तो प्लीज़ आप मुझे वो चीज़ों को बताइए ताकि मैं उन गलतियों को दोबारा दोहराऊँ नहीं। ठीक, ओके, थैंक यू।